अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है प्लाज्मा फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़। एफचेन बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं जिसका नेम है इंट्रोडक्शन। टॉपिक्स जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किए थे वो डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा थी। लेक्चर 2 में हमने साहा इक्वेशन को देखा था। आज हम लेक्चर 3 करेंगे जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1D में। 2D और 3D हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है, टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें इस टॉपिक में करना क्या है। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं तो वो एक वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करते, उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होते हैं और उनकी वेलोसिटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ मैंने जितने बना सकी उन्होंने बनाए। ठीक है, अब हर एक के पास क्या है, डिफरेंट वेलोसिटीज़ है, एक जैसी वेलोसिटीज़ तो है ही नहीं। किसी के पास कम है, एरो छोटा जो है, छोटा एरो शो करवा रहा है कि उसकी वेलोसिटी कम है। किसी के पास वेलोसिटी कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास जो है वो मीडियम है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट वेलोसिटीज़ है इनके पास। ठीक है, अब ये क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे मैं इसको एट 300 केल्विन पे देख रही हूँ। ठीक है, मैंने टेम्परेचर को अभी मैं बढ़ा नहीं रही, मैंने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है 300 केल्विन पे। और क्या किया है, उसकी वेलोसिटीज़ को देखा तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ आती हैं। अब क्या वेलोसिटीज़ यही होती हैं जो गैस के इस तरह से पार्टिकल्स अभी इनके पास है? नहीं, ये वेलोसिटीज़ चेंज भी होती रहती हैं। कैसे? क्योंकि ये पार्टिकल्स कोलाइड भी तो करते हैं। अब एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा तो ये अपनी कम वाला जो है, ये वाली जिसके पास ज़्यादा है, ये क्या करेगा, ये हो सकता है कि आपस में एक्सचेंज कर लें वेलोसिटीज़ को। ठीक है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे सकता है, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को हो सकता है अपनी वेलोसिटी दे दे। तो इस तरह से इनकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कि फ़िक्स नहीं रहती, वेलोसिटीज़ भी आपस में भी अंदर से क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो बस आप लोगों ने बात ये याद रखनी है कि जो गैस है कंटेनर के अंदर, उसकी वेलोसिटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहे होते। तो मुझे अगर इसकी मोशन को स्टडी करना है तो मैं कैसे करूँगी? अब मैं एक एक की इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ नहीं ले सकती, एक एक की लूँ और उनको ऐड करूँ और एवरेज निकालूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्टडी भी करना है, इसकी मोशन को। तो इसके लिए मैक्सवेल ने क्या दिया, मैक्सवेल ने हमें एक कर्व दिया और वो कर्व क्या होता है, इस तरह से कर्व दिया। ठीक है, उसने क्या कहा कि इसके अंदर, गैस के अंदर जो वेलोसिटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है ना, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वेलोसिटीज़ क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए मैक्सवेल ने हमें क्या दिया, मैक्सवेल ने हमें एक कर्व दिया जो हमें बताता है कि वेलोसिटीज़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ क्या चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, तो हमने एफ ऑफ वी लिखा, यहाँ पे हम ये लेते हैं। अब ये बताती हूँ ये क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल्स जो है, एफ ऑफ वी हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये कर्व हमें क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल्स जो हैं बहुत कम स्पीड के साथ जो मूव करते हैं वो बहुत कम है, और जो बहुत ये यहाँ पे ना इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये ज़ीरो को टच नहीं कर रहा होता। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स गैस के हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटी की, वो ज़ीरो से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। ज़ीरो से इन्फिनिटी तक उनके यहाँ से कोई भी उनके पास क्या हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, कम ज़्यादा मैक्सिमम इंटरमीडिएट ही है, कोई भी वेलोसिटी हो सकती है। ज़ीरो से इन्फिनिटी तक कोई भी उनके पास वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये बताता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स बहुत कम वेलोसिटी से मूव करते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो है ना, ये वो स्पीड है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है ना इस कंटेनर के अंदर वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं।
ठीक है। और उसके अलावा जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें क्या बताता है, नंबर डेंसिटी बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ना, ये वाली स्पीड यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल्स इस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो मैंने क्या करनी है, मुझे नहीं, मैं इस तरह से एवरेज नहीं निकाल सकती थी इन पार्टिकल्स का। मैंने इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया और कहा कि मैं अगर एक रेंज ले लूँ कि ये रेंज जो है v से v प्लस डी वी, ठीक है, कोई भी रेंज मैंने उठा ली, मुझे नहीं पता डी वी कहाँ तक जा रहा है, तो मैंने इसको डी वी यूज़ कर लिया। मैंने एक रेंज ले ली और मैंने कहा कि अब एफ ऑफ वी क्या है, एफ ऑफ वी जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो कि इस रेंज के अंदर अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो कि इस रेंज के अंदर लाई करे। मैंने इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को ले लिया। ठीक है, मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्यों यूज़ की उसका समझ आया। उसके अलावा ये जो मैक्सवेल के कर्व्स हैं ना, ये आपके पास क्या करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाने से और कम करने से ये चेंज होते हैं। ये जो कर्व मैंने स्पेसिफिक लिया हुआ है, ये 300 केल्विन में मैं स्टडी कर रही थी, तो उसी के लिए। अब अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो मैंने टेम्परेचर को 400 केल्विन कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये जो कर्व आया ना, ये क्या है 300 केल्विन पे। अब 400 केल्विन पे क्या होगा, कर्व मेरे पास इस तरह से आएगा। ठीक है, ये क्या है 400 केल्विन पे। कर्व की जो है वो छोटी हाइट जो होगी, पीक जो होगी वो कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे पीक बढ़ती जाएगी, और जो 400 केल्विन है तो पीक कम हो गई। कम क्यों हुई, क्योंकि अब ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होंगे वो इस रेंज में आएंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताता है, तो क्योंकि इसने एरिया अंडर द कर्व सेम रखना होता है तो ये फ्लैट हो जाता है ऐसे। अब ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था, ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे इस टॉपिक में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है, वो क्यों यूज़ किया है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को समझते हैं, अब आसान हो जाएगा हमारे लिए। टॉपिक का नेम है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक गैस ले ली, कंटेनर में गैस जो है, हम एक थर्मल इक्विलिब्रियम, हमने टेम्परेचर को क्या कर रखा है, कांस्टेंट रखा है। मैंने कहा ना, जैसे हमने 300 केल्विन पे स्टडी किया, तो हम बाद में टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एक टेम्परेचर पर रख के स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर को क्या रखा, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। ठीक है, वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई है, वो इस तरह से वेलोसिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि v1 है, इसके पास v2 है, इसके पास v3 है, तो हर एक की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। हमें फाइंड करनी है कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ जल्दी समझ आएगी। हमने क्या कर लिया, थर्मल इक्विलिब्रियम ले लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, उस पर हमने देखा कि वेलोसिटीज़ जो है डिफरेंट है। अब इन वेलोसिटीज़ को मुझे स्टडी करना है, मुझे देखना है कि पार्टिकल किस स्पीड के साथ मैक्सिमम मूव कर रहे हैं, वो मैं नहीं फाइंड कर सकती थी। उसके लिए हम मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था, उसने कहा था कि इस तरह से वेलोसिटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई हो सकती हैं 0 से इन्फिनिटी तक। अब इसमें ये वाली जो रेंज है ना, ये वो ऐसी स्पीड है जिसमें मैक्सिमम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो मैंने इसको रेंज का नेम दे दिया कि ये v से v प्लस डी वी जो है वो एक रेंज है जिसमें इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ रहे हैं। मीन्स कि ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो कि इस रेंज में आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, ये बताती है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और इन द रेंज v प्लस डी वी रेंज जो यूज़ की है, ये रेंज मुझे बता रही है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो कि मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसी तरह जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम निकालें इन वेलोसिटी की, तो वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हमने निकाली। अब ये सारी आप लोगों को समझ आ गया कि मैक्सवेल हमने क्यों यूज़ किया। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम 1D का इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ 1D का केस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D और 3D 1D पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है कि गैस जो है सिर्फ एक डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल्स को सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करवाना, तो हमने उसके लिए यहाँ पे रीज़न भी लिख दी कि हमने इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की कि उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को उस फील्ड के अलॉन्ग ही मूव करवाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक्स डायरेक्शन मूव करवाया। क्यों मूव करवाया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसने इस फील्ड में ही मूव करवाया, इस तरह से वो एक डायरेक्शन में मूव कर पाए। अब वन डायमेंशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यही होती है, ए ई माइनस हाफ mv स्क्वायर ओवर के बी टी। ये चीज़ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ क्या है, के बी टी।
अब ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिया है, इसमें क्या चीज़ें, हर एक टर्म को देखेंगे। एफ वी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि क्या आ रहे थे, वी से वी प्लस डी वी के रेंज में आ रहे थे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या थी, जिनकी रेंज जो थी वो वी से वी प्लस डी वी, क्योंकि ये वो पार्टिकल्स हैं जो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वेयर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। के वी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ग्राफ ज़रूर बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने इस का टेम्परेचर का इफेक्ट लिख के ये ग्राफ भी बनाना है कि जब टेम्परेचर में कम है तो पीक ज़्यादा है, ठीक है, और जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, स्पीड जो होती है बढ़ जाती है, इसलिए मैक्सिमम जो पार्टिकल्स आते हैं वो इस रेंज में आते हैं। वी से वी प्लस डी वी में क्या आते हैं, मैक्सिमम पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इसलिए इसकी जो पीक जो होती है वो इस तरह से ब्रॉड हो जाती है। स्टैटिस्टिकल में आप लोगों ने मैक्सवेल के सारा पढ़ा होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही थी यहाँ पे ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमने इस टॉपिक में बातें क्यों पढ़ी हैं, मैक्सवेल क्यों यूज़ किया। अगर किसी को याद नहीं था, भूल गया, तो वो इसका रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे लिखना याद नहीं रहा था कि जो एक्चुअल में क्या होती है, सिर्फ आप लोगों को याद करवाने के लिए कि जो हमारे पास मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी ना, वो ये इक्वेशन थी। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको याद नहीं करना या लिखना नहीं है, ठीक है। जो हम पीक वगैरह बना रहे हैं वो इस फैक्टर को लेके बना रहे हैं। अब इस फैक्टर को अगर आप देखो ना, ये आपके पास कांस्टेंट जो है, ये एक ए आप कांस्टेंट कह लो, आपने उसको ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ये क्या कर रही है, ए की वैल्यू टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ से देखो मैंने उस ए की वैल्यू को लिया हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं तो हमारे पास पीक जो है वो कम होती जा रही है। तो सेम इसी तरह इसमें एक फैक्टर मैस भी तो इन्वॉल्व है, तो मैस का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर हम मैस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास पीक क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। टेम्परेचर का हम इफेक्ट देख चुके हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि प्लाज्मा में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइंस होते हैं। अब हर एक का मैस जो है डिफरेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, उनका मैस कम होता है। जब मैस कम होता है तो वो ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि आइंस जो होते हैं ना उनका मैस ज़्यादा होता है। अगर उनका मैस जो है ना वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूव नहीं करते, तो वो एक जगह थोड़ा सा मूव किया फिर स्टैटिक हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि मैस कम होता है, लाइट वेट होते हैं, तो ज़्यादा मूव करते रहते हैं, ठीक है। जो आइंस होते हैं उसका मैस एम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मैस जो होता है क्या, स्मॉल एम होता है, ठीक है। तो मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टैटिक, दे मूव, देयर मास इज लो एज कम्पेयर टू आइंस बिकॉज आइंस आर मैसिव। तो वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होगी और आइंस जो होंगे उनकी कम होगी, क्योंकि अगर हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। अब जो मैस होता है अगर वो ज़्यादा है तो वो कम मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। और अगर मैस जो है वो क्या है, कम हो, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। So velocities of ions and electrons are not same, so they have distribution for electrons, ions and neutral different distribution, ठीक है। जैसे टेम्परेचर को चेंज करने से डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं आ रही थी, तो इसी तरह मैस के चेंज होने से भी प्लाज्मा में क्या होते हैं, आइंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो होते हैं इनकी भी वेलोसिटीज सेम नहीं होती, इनके मैस डिफरेंट होने की वजह से इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सेम नहीं होती। अब ये फार्मूला हमें बता रहा है कि विथ करेक्टराइज करता है, ये हमें बता रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से विथ जो होती है, इसका विथ और इसका इन्वर्स रिलेशन था, ठीक है। जब मैं टेम्परेचर को क्या कर रही थी, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही थी तो क्या हो रहा था कि विथ जो पीक थी उसकी कम हो रही थी, ठीक है, पीक जो थी वो कम हो रही थी, ये आप लोगों ने पढ़ ली है। अब इसी तरह हमें मैस का बनाना है। अब होता क्या है कि जब हम मैस को बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या होगा, ये कम मैस की है, अब मैंने मैस को और बढ़ाया तो उसकी और पीक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ क्या बता रही है कि अगर हमारे पास क्या रिलेशन होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर मैं मैस को क्या कर रही हूँ, मैस को बढ़ा रही हूँ तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप लोग नोट करोगे कि जब मैं मैस को क्या कर रही हूँ, इसका मैस जो है वो कम है, ठीक है, इसका मैस 20 केजी सिर्फ समझाने के लिए मैस को हम केजी में लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका आप 40 ले लो, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप 60 वाले को लोगे तो उसकी और पीक जो होगी वो इधर की तरफ जाएगी, ठीक है, इस तरफ से शिफ्ट हो रही होगी। शिफ्ट क्यों हो रही है,
क्योंकि वेलोसिटी जो हो रही है कम हो रही है। अब इधर जाने से तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, लेकिन हमारी जो पीक है वो इधर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी कम हो रही है जैसे जैसे मास बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा जो विड्थ होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, वो करेक्टराइज की जाती है बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड द मास m, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अभी तक समझ आ गया हो। अब हमने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो जितना आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतने तेज़ी से क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, अगर आप क्या कर दो, इनका टेम्परेचर को क्या कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो ये क्या करते हैं, तेज़ी से क्या करने लग जाते हैं, कोलाइड करने लग जाते हैं या मूव करने लग जाते हैं। मीन्स कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम टेम्परेचर को कहते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो टेम्परेचर की एक ही डेफिनेशन है। पहले हम क्या कहते होते थे कि टेम्परेचर इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अब हम कहते हैं कि नो टेम्परेचर, जो मेन इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। अब हमारा ये टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो भी तो वही टेम्परेचर ही है, तो अब हम निकालेंगे एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है, यहाँ पे एवरेज एनर्जी लिखा हुआ, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एनर्जी का, ठीक है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ½ mv², साथ FV/dV होते हैं और नीचे क्या होती है ये टोटल, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, ये एवरेज का है। जब हम 2D में लिखेंगे तब हमारे पास देखेंगे ये किस तरह से बनेगा। 3D में भी यही होगा, थोड़ी सी चेंजेस ये होंगे कि वो 2 डायमेंशन में हो जाएगा, FU हो जाएगा, वो हम देखेंगे। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 नेम दे दिया। अब यहाँ पे जो FV/dV है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये क्या होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी, AE ½ mv²/kBT, और इस तरह से नीचे भी इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि ये A इस A से कैंसिल। अब टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ½ mv² के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो T = कोई कांस्टेंट आएगा साथ में, ठीक है, ½ यहाँ पे v² होगा, ठीक है। KB क्या था, वो कांस्टेंट था जो हटा, और साथ में T उस तरह से आ गया। अब यहाँ से हम V को V थर्मल अगर लिख दें, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसलिए अब V थर्मल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 kBT/m। अब स्क्वेयर था तो स्क्वेयर हटाएंगे तो अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। मैंने y को लेट कर लिया V/V थर्मल, साथ में इसका डेरिवेटिव ले लूँगी, तो dy = dV/V थर्मल, क्योंकि ये V थर्मल वो वाली, ठीक है, ये वो है जो हमारे पास कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन ये चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसके साथ चेंज डेरिवेटिव लेने के बाद भी ये कांस्टेंट है, ये सेम आ जाएगा। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो इसमें क्या है, ½ mv², तो मैंने ½ ऐसे लिख लिया। v की जगह क्या कर दूँगी मैं, इसकी जो सब्स्टिट्यूशन थी, v के यहाँ से v² लूँगी तो y² v थर्मल स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। साथ में अब देखो e एक तो कट गया था, e - ½ m। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गौर से देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, e एज इट इज़। अब v² भी क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया, -v²। अब ये जो है ना m/kBT, इसको क्या किया कि v थर्मल की वैल्यू ये थी, अगर 1/v थर्मल स्क्वेयर की वैल्यू लिखूँ तो m/2 kBT आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी v थर्मल 1/v थर्मल स्क्वेयर की वैल्यू लिख दी, ठीक है। साथ में क्या आ गया, अगर यहाँ पे dy की जगह साथ में क्या था, dv, तो dv की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv की जगह dy और v थर्मल। सेम इसी तरह नीचे वाली यही चीज़ है, ठीक है। तो ये इसी तरह यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ½ mv थर्मल स्क्वेयर y², ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये y आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँ v² और v थर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, y², तो e - y², और साथ में ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, पीछे ये टर्म रह गई है। अब यहाँ से ½ mv थर्मल को बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, अंदर ये चीज़ रह गई। अब इसकी आप चाहे तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो, और यहाँ पे इसकी भी इंटीग्रेशन कर लो, लेकिन एक इजी ट्रिक क्या है कि गॉसियन इंटीग्रल का यूज़ करना। गॉसियन इंटीग्रल आप लोगों को आता होगा। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर ये चीज़ सिंपल है तो ये अंडर रूट के इक्वल होती है, और अगर यहाँ पे अल्फ़ा गिवन हो कोई भी तो हम पाई/α गॉसियन इंटीग्रल यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास जिसका यहाँ पे डेरिवेटिव है
वो साइन उस जिसका डेरिवेटिव है वो माइनस हो, माइनस और साथ अपने स्क्वायर के साथ आ रहा हो, तो हम उसको क्वेश्चन इंटीग्रल यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता होगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही। यहाँ पे मैं सिंपल इसकी वैल्यू को पुट करूँगी। ठीक है, हाफ एम विथ थर्मल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई ओवर √2। ठीक है, इसका क्वेश्चन इंटीग्रल आ गया। इसका क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे इवन पावर होती है तो हम इस चीज़ का क्या करते हैं, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो, और अगर कोई ऑड पावर होती तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती, ज़ीरो हो जाती। लेकिन जब इवन हो तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। और ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, पाई। अब ये पाई इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास ई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 1/4 mv थर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। वी थर्मल की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो कि हमारे पास ये वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो mm से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो मेरे पास आ गया हाफ kBt। ये मेरे पास क्या आ गई, ई एवरेज की, यही मुझे वैल्यू निकालनी थी। अब अगर आप यहाँ पे ई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ई एवरेज हमारे पास क्या होगी, हाफ kBt। अभी आई थी एवरेज क्या है हमारे पास, mv² इतना आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो, और साथ में ये जो है ये चीज़, ये इसको कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास हमें पता है हमने ई एवरेज क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था काइनेटिक एनर्जी के, इसलिए हमने ई एवरेज निकाली कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर निकालने के लिए। अब अगर हमारे पास जो ई एवरेज आया उसको हम देखें तो 1/2 हाफ kBt है। तो हाफ kBt के क्या बताता है, n/2 kBt है बेसिकली। 1 ये बता रहा है कि ये हमारे पास क्या होता है, 1 डायमेंशन में, इसलिए 1 आ गया। अगर हम जब 2D के लिए करेंगे ना तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो kBt आएगा। फिर हम 3 के लिए भी करेंगे जिसके लिए हमारे पास आप देखोगे कि 3/2 kBt आया। तो बेसिकली ये ई एवरेज क्या है, ये ई एवरेज हमारे पास क्या है, n/2। यहाँ पे वो चीज़ होगी जो डायमेंशन, ठीक है, जो हमारे पास बता रहा है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कि कितनी डायमेंशन में ये जा सकता है। अब इसमें हमारे पास 1 है, इट मीन्स कि वो सिर्फ 1 डायमेंशन उसको अलाउ है, 1 में जा सकता है। अब हमने टेम्परेचर और ई एवरेज जो है उसको रिलेट किया है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करना है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, जो कि जॉल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इतने जॉल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमने kBt को कितने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ओवर kB की यहाँ पे वैल्यू लिखी, तो हमारे पास ये चीज़ किसके इक्वल आती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो साथ में ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि अगर हम कहते हैं कि प्लाज्मा में हम क्या कह देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका टेम्परेचर है, जो कि हम कहते हैं तो बहुत स्मॉल सा दिखने में लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेसिकली ये बहुत स्मॉल नहीं है। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करके देखें तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना सिखाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, इसी कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर जो है 2D और 3D में करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।